नमस्कार, थर्मोडायनेमिक्स के हमारे आज के लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं सेकेंड लॉ के ऊपर आधारित कुछ थियरीज। तो आज का जो सेशन होगा वो थियरी सेशन होगा। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सेशन भी लेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्लासरूम के अंदर हमने कितनी चीज़ें जो अब तक देखी हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ऑलरेडी ज़ीरोथ लॉ जो है वो क्लासरूम के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद जो है हमने फर्स्ट लॉ स्टडी किया था। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो है हमने दो प्रोसेस के लिए, मतलब कि फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम मतलब कि फ्लो प्रोसेस, ठीक है, वो हमने देखा था। फ्लो प्रोसेस के अंदर हमने देखा था कि वो एस एफ डबल इक्वेशन होता है अपना, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की थी। और जो क्लोज सिस्टम है उसके अंदर हमने बात करी थी कि हमारे पास जो है वो अलग अलग तरीके के जो है वो इसमें भी इक्वेशन है। फॉर अ प्रोसेस हमारे पास एक इक्वेशन रहता है, ठीक है, प्रोसेस के लिए। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास साइकिल के लिए जो है वो रहता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट लॉ फॉर द प्रोसेस क्या है, हमने बात करी थी, दैट इज डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी यू, राइट। ये हमने बात की थी। डी क्यू मतलब कि चेंज इन एनर्जी, मतलब चेंज इन हीट, दोनों ही एनर्जी है, तीनों ही एनर्जी एक्चुअली। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन हीट। डी डब्ल्यू मतलब कि जो भी आपका वर्क इंटरेक्शन है, ठीक है, तो डी क्यू हीट इंटरेक्शन, डी डब्ल्यू वर्क इंटरेक्शन, और डी यू जो है वो आपका इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो है। और अगर यही लॉ अगर हम साइकिल में लगाते हैं तो हमको मालूम है इट विल बी डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, ठीक है। या फिर डी के बजाय वहाँ पे हम जो है वो डेल्टा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो दैट विल बी मोर बेटर। तो मतलब कि नेट एनर्जी, नेट हीट ट्रांसफ़र विल बी इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफ़र फॉर अ साइकिल, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, उसके साथ ही में हमने डिस्कस किया था सेकेंड लॉ, ठीक है। तो सेकेंड लॉ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड लॉ के अंदर हमारे पास दो स्टेटमेंट थे। एक था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केपी स्टेटमेंट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा था क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी है। स्टेटमेंट हम दे चुके हैं। स्टेटमेंट के साथ हमने ये भी बात की थी कि भाई केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो हीट पंप, हीट इंजन के लिए काम में आता है, ठीक है, नॉट हीट पंप। और क्लॉसियस जो है वो हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेशन के लिए, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के लिए काम आता है, रेफ्रिजरेटिंग डिवाइस के लिए काम आता है, ठीक है। वो भी हमने बात की थी। और बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में वो देख लेते हैं। हमने बात की थी कि एक हमारे पास सोर्स रहता है, ठीक है। सोर्स क्या है, वो है हायर एनर्जी रिजर्वायर है, ठीक है, हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है एक, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक बीच में डिवाइस रहता है, और तीसरा हमारे पास रहता है सिंक, ठीक है। तो सोर्स का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, हमने लिखा था टी एच। सिंक का टेम्परेचर कम रहता है, हमने लिखा था टी एल। अगर बुक की बात करें तो पी के नाग जो बुक है उसके अंदर टी वन और टी टू इस तरह से दे रखा है, ठीक है। आप टी एच टी एल के हिसाब से भी पढ़ाई कर सकते हो, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। जनरली होता क्या है कि सोर्स से जो है वो हीट हम लेते हैं, ठीक है, और हीट इंजन जो है वो अपना वर्क करता है और उससे हमको वर्क आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो नेट वर्क आउटपुट हमको मिलता है, और सिंक को जो है हम वर्क देते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम क्यू एल लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्यू एच और क्यू एल, तो सोर्स से हीट ली, उस हीट का यूज़ करके हमारा जो हीट इंजन जो है वो काम किया, उसमें से हमको कुछ जो है वो वर्क मिला। बाद में जो है वो बची कुची जो एनर्जी थी उसको हमने सिंक के अंदर रिलीज किया। दैट वॉज द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और वो हीट इंजन के लिए जैसा कि मैंने बताया वो काम करेगा, ठीक है। अब उसी के जैसा हमारे पास दूसरा डिवाइस हो सकता है, उसको हम बोलते हैं या तो हीट पंप या तो रेफ्रिजरेटर, विच इज़ रिवर्स ऑफ दिस, ठीक है, मतलब हीट इंजन का रिवर्स होगा। तो सिंक जो है वहाँ से अगर आपको एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है, सिंक में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डिवाइस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और डिवाइस के ऊपर वर्क करके बाकी की बची कुछ एनर्जी जो है वो आप यहाँ पे सोर्स में दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो सिस्टम बनता है वो या तो हीट पंप है या तो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस यही है कि हीट इंजन जो है वो आपको वर्क देता है। तो हीट इंजन इज अ पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ठीक है। और हीट पंप या रेफ्रिजरेटर जो है वो एक पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, ठीक है। ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लियर है। फिर हमने एक और बात की थी
कि जहाँ पे भी आपके पास हीट इंजन आएगा वहाँ पे आपको इफिशियंसी चाहिए होगी, तो इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के केस में आपको चाहिए COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और एक और बात हमने क्या की थी कि हीट पंप के केस के अंदर जो COP है उसमें जो डिजायर्ड इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि COP का जो है वो फॉर्मूला क्या रहता है, वो है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क सप्लाइड या फिर वर्क इन। ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क सप्लाइड। तो अगर हीट पंप है तो हीट पंप के केस में जो आपका डिजायर्ड इफेक्ट होता है वो होता है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीट पंप में आपको क्या चाहिए, हीटिंग चाहिए। रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, कूलिंग चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो ध्यान में रख के आपके COP का जो फॉर्मूला है वो हमको बनाना है। क्लियर है इतना? तो ये सारी चीज़ें जो है हम देख चुके हैं, इसमें बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया था। कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने की थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला जो टॉपिक अपना है वो है कार्नोट साइकिल। हमको कार्नोट साइकिल पढ़नी है। तो ऑलरेडी शायद आप रैंकिन साइकिल बहुत सारी पावर इंजीनियरिंग जो है वो आप पढ़ चुके हो, तो उसके अंदर कार्नोट साइकिल आया होगा, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो फिगर है, यहाँ पे आप एक फिगर देख पा रहे हो ना, ठीक है, राइट हैंड साइड में। ये फिगर मैंने PK नाग की जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की जो बुक है वहीं से ली है, तो आप भी उसी को आप रेफर करना। ठीक है, वहाँ का जो ये 6th चैप्टर है उसमें ये फिगर है 6.21, ठीक, उसको आप रेफर कर सकते हो। ओके, तो मतलब कि रेफरेंस बुक अपनी PK नाग ही रहेगी। ठीक है, तो जिन बच्चों के भी ये डाउट है कि कहाँ से पढ़ाई करें, तो PK नाग इज़ द बेस्ट बुक फॉर यू। अदर देन दैट कुछ और बुक्स जो है ऑलरेडी मैं लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। तो इस पहले फिगर को समझते हैं। ये फिगर क्या है, राइट? आप देख पा रहे हो कि एक पिस्टन सिलेंडर जैसा मैकेनिज्म है, राइट? उसके अंदर सिस्टम करके दे रखा है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा पॉइंटर है आप देख पा रहे होगे। तो जो सिस्टम है उसके अंदर क्या है, फ्लूइड है। ओके, अब ये फ्लूइड जो है वो आइडियल गैस हो सकता है या फिर कोई भी नॉन आइडियल फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, वो जो भी है उससे हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, साइकिल कैसे काम करती है उसके ऊपर काम है हमारा। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2 कवर दे रखे हैं। एक ये A करके लिखा है, दैट इज योर एडियाबैटिक, दैट इज योर डायाथर्मिक कवर। ठीक है, डायाथर्मिक कवर, और दूसरा है एडियाबैटिक कवर। ठीक, अब ये डायाथर्मिक कवर और एडियाबैटिक कवर का काम क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा वो क्लियर हो जाए। तो ये जो डायाथर्मिक कवर है, ठीक है, वो एक ऐसा कवर है जो आपका जब भी हीट ट्रांसफर होगा तब वो आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर को प्रमोट करता है। ठीक है, मतलब ये जो कवर है वो कोशिश ये करेगा कि जब भी प्रोसेस हो रही है तब प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो। कैसी हो, आइसोथर्मल हो, मतलब कि टेम्परेचर बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस एंड टेम्परेचर व्हेन द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसेस दोनों सेम रहने चाहिए, वो देखने का काम ये डायाथर्मिक कवर का है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये एडियाबैटिक कवर, तो ये एडियाबैटिक कवर जब हम लगाएंगे तब क्या होगा, तब हीट ट्रांसफर 0 हो जाएगा। ठीक है, तब हीट ट्रांसफर 0 हो जाएगा। हमने बात की थी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट ट्रांसफर 0 हो उसको बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबैटिक कवर जब हम लगाएंगे तब प्रोसेस होगी, लेकिन प्रोसेस के दौरान हीट ना तो सिस्टम के अंदर जाएगी ना तो सिस्टम से बाहर निकलेगी। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। आई बात समझ में? ओके, चलो यहाँ पे जो हमने 2 चीजें देखी है। ठीक है, और एक और चीज, हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर तो होता ही है, राइट? वो तो हमने देखा था, वो हमको मालूम है। चलो, फिर हमने देखा कि यहाँ पे ये पिस्टन है। ठीक है, दिस वन इज योर पिस्टन। तो पिस्टन जो है वो जब भी आप हीट सप्लाई करोगे तो अंदर जो है वो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा उन सभी चीज़ों की वजह से आपका फ्लूइड जो है वो वर्क करेगा पिस्टन के ऊपर, कभी पिस्टन वर्क करेगा फ्लूइड के ऊपर, तो दोनों ओर आपको जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे WE और WP करके लिखा है। WE क्या है, WP क्या है, उसके बारे में डिटेल में भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये आपकी सिस्टम है। ठीक है, समझने वाली एक और चीज़ है कि जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं वो सारी क्या है, यहाँ पे एडियाबैटिक मान के हम चल रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारी की सारी वॉल जो है वो एडियाबैटिक है, मतलब वॉल के तरफ से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो ये जो पोर्शन है ना अपना, ठीक है, ये जो डायाथर्मिक कवर का जो पोर्शन है वहीं से होगा। आई बात समझ में? तो बहुत सारे एजम्पशंस हैं, उस एजम्पशन के आधार पे आपकी कार्नोट साइकिल जो है वो चलेगी। क्लियर?
चलो, हमने बात की थी कि भाई कोई भी चीज़ है, कोई भी डिवाइस जो सेकंड लॉ के ऊपर काम करता है तो हमको क्या चाहिए, उसको चलाने के लिए एक सोर्स चाहिए, ठीक है, फिर वो डिवाइस आएगा बीच में, और फिर जो है वो हमको चाहिए सिंक, ठीक है, यही होता है ना, राइट। तो इस तरह से वहाँ से हम एनर्जी लेते हैं, यहाँ पे देंगे और यहाँ पे जो है वो हमको वर्क मिलेगा, तो ये आपका हीट इंजन बनेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि इधर अपने पास ऊपर ये सोर्स है, ठीक है, देख रहे हो ऊपर जो मैंने अभी भी मार्क किया, मैं पॉइंटर आपको दिखाता हूँ, पॉइंटर से आपको पता चलेगा। तो दिस वन इज योर सोर्स, राइट, सोर्स T1, ओके। सोर्स T1 का मतलब है उसका टेम्परेचर है T1, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो उस टेम्परेचर से जो हीट सप्लाई होगी सिस्टम के अंदर, दैट इज Q1, देख रहे हो, उस टेम्परेचर से जो हीट सप्लाई होगी सिस्टम के अंदर ताकि सिस्टम वर्क कर पाए, ओके, बिना हीट के वर्क नहीं होगा ना। तो वर्क करने के लिए जो हीट लोगे आप कहां से लोगे, सोर्स से लोगे, सोर्स है T1 टेम्परेचर पे, और Q1 दैट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट विच यू आर टेकिंग, क्लियर है ना। चलो, अब क्या होगा, जब वर्क होगा तो वर्क होगा कितना, WE जितना मान लो वर्क हुआ, वर्क होने के बाद आपको हीट वापस, मान लो सब कुछ खत्म हो गया तो वापस हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो सब कुछ खत्म करके जब आप हीट रिजेक्ट करोगे, साइकिल खत्म होने के बाद, when the heat will be rejected, it will be rejected to the sink, सिंक जो है वो आपका T2 टेम्परेचर पे है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ऑब्वियस वाली बात है कि जब इस तरीके की सिस्टम आपकी होती है तब हमेशा T1 इज ग्रेटर देन T2 ही होता है, ठीक है, यही तो बेसिक कंसेप्ट है ना, ठीक है। तो सोर्स और सिंक का ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है, T1 इज ग्रेटर देन T2। हमने किस तरह से पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसको कि इसका टेम्परेचर TH है, इसका टेम्परेचर TL है, ठीक है, ये जो हीट सप्लाई हो रही है वो QH है, ये जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो QL है। इस तरह से हमने पढ़ा था बेसिकली, क्लियर है। चलो, अब ये सारी चीजें करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले जो कार्नोट साइकिल है उसको साइकिल के फॉर्म में, मतलब कि पीवी डायग्राम पे समझते हैं। पीवी डायग्राम पे एक बार समझ लेंगे उसके बाद ये समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पीवी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, दो एक्सिस चाहिए, ठीक है। तो ये है प्रेशर एक्सिस, ये है आपकी वॉल्यूम एक्सिस, क्लियर। अब क्या होगा, देखो, सबसे पहली प्रोसेस, द फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होती हैं कुल मिलाकर के। कार्नोट साइकिल के अंदर कितनी प्रोसेस होती है, 4 प्रोसेस होती है। दूसरी एक और बात समझनी है कि कार्नोट साइकिल जो है उसमें सभी की सभी प्रोसेस कैसी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कैसी होती है, सभी की सभी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब कि अगर आप प्रोसेस को रिवर्स करते हो तो आसपास में कोई भी उसकी इफेक्ट नहीं होती है, पहली बात है, मतलब कि सराउंडिंग को या सिस्टम को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, ये पहली बात है रिवर्सिबल होने की। दूसरी बात क्या होता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो वही बात फॉलो करती है वापस, और अपने इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस जाती है अगर वो रिवर्स करती है तो कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल, सभी प्रोसेस उसमें रिवर्सिबल रहते हैं, ठीक है। चलो, तो कार्नोट साइकिल के अंदर बेसिकली 4 जो है वो प्रोसेस है। 4 प्रोसेस के अंदर 2 प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। 2 प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है, और 2 प्रोसेस कैसी है, 2 प्रोसेस है एडियाबैटिक, ठीक है। तो 2 प्रोसेस है आइसोथर्मल, 2 प्रोसेस है एडियाबैटिक, क्लियर है। चलो, अब इसको समझने के लिए आप अपनी बाइक को ध्यान में लो, ठीक है। जब आप बाइक स्टार्ट करते हो तब क्या होता है, सबसे पहले पेट्रोल जलता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है वैसे, लेकिन मोटा मोटा समझते हैं। पेट्रोल जलता है, ठीक है, पेट्रोल जलता है तो क्या हुआ, उसकी हीट सप्लाई होगी ना आपके इंजन को, ठीक है, उसकी हीट जो है वो आपके इंजन को सप्लाई होगी, राइट। तो यहाँ पे भी वही होगा, पहले आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, और जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा दैट इज आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस। पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट प्रोसेस विच इज 1 to 2 प्रोसेस, ठीक है। तो 1 to 2 प्रोसेस अगर मैं इसको इधर दिखाऊं पीवी डायग्राम में, पीवी डायग्राम पे आ जाओ, तो पीवी डायग्राम पे 1, सो 1 to 2, ये थोड़ा स्लोप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से, हाँ, तो दिस इज 1 to 2, ओके।
जब आप हीट सप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक्सपांशन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए 1 to 2 आइसोथर्मल हीट एडिशन भी है और इट इज ऑल्सो एन एक्सपांशन प्रोसेस। ठीक है, चलो अब जो दूसरी प्रोसेस होगी ना, जो दूसरी वाली जो प्रोसेस होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, राइट, थोड़ा बहुत एक्सपांशन होगा, उसके बाद आपको जो है वो मिलेगा एडियाबेटिक एक्सपांशन। ठीक है, दूसरी प्रोसेस, द सेकेंड प्रोसेस इज एडियाबेटिक एक्सपांशन। ठीक है, तो उसके अंदर आपका जो है वो एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे वो चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहला हुआ आपका हीट एडिशन, राइट, वो गलती ना हो, फर्स्ट वन इज योर हीट एडिशन। ठीक है, उसको आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हो। अगर आप बुक देखोगे तो उसमें लिखा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। ठीक है, क्योंकि सभी प्रोसेस रिवर्सिबल, मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख लिया, सारी रिवर्सिबल है, तो मैं यहाँ पे बार बार नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस। ठीक है, तो वो होगा, तो उसके अंदर जो प्रोसेस आएगी दैट इज 2 to 3 प्रोसेस। अगर उसको हम दिखाते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी, कुछ इस तरह से 2 to 3 प्रोसेस। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी दैट इज द थर्ड प्रोसेस। फिर से क्या होगा, देखो एक ही प्रोसेस कंसेक्यूटिवली रिपीट नहीं होती, ठीक है, अल्टरनेट होती। पहले आइसोथर्मल, फिर आई एडियाबेटिक, तो फिर आएगी क्या, आइसोथर्मल। ठीक है, सो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, पहले हीट एडिशन था ना, तो अब क्या आया, हीट रिजेक्शन। ठीक है, और वो होगी आपकी कौन सी प्रोसेस, 3 to 4 प्रोसेस। ठीक है, तो 3 to 4 प्रोसेस हीट रिजेक्शन को अगर हम दिखाएं तो उसको अलग कलर से दिखाते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। तो दिस इज योर 3 to 4 प्रोसेस विच इज आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ठीक, अब क्या होगा कि अब जो है वो लास्ट प्रोसेस होगी, इसमें हीट रिजेक्ट होगी, राइट। उसको भी मैं दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब ये लास्ट प्रोसेस होगी, तो लास्ट प्रोसेस के अंदर आपको मिलेगा फिर से क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। पहले ही थी एक्सपांशन प्रोसेस, अब आई कंप्रेशन प्रोसेस 4 to 1। तो 4 to 1 जो है वो कंप्रेशन प्रोसेस है, तो उसको इस तरह से दिखा देते हैं, राइट। स्लोप ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है, एज 2 to 3। सो दिस इज कंप्रेशन प्रोसेस। तो इस तरह से आपका साइकिल खत्म होता है, क्लियर इतना। तो इस तरह से जो आपको उसको दिखाना है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ तो तुमको क्लियर कट दिखे, क्योंकि फिर स्लोप का गड़बड़ी ना हो, राइट। चलो, तो ये इस तरह से कुछ आएगा, ओके, और ये जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो 4 1, राइट। सो दिस इज योर कार्नोट साइकिल ऑन पीवी डायग्राम, क्लियर है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जैसा मैंने बताया, जो भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसको फिर से मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ, ताकि तुम कोई भी गड़बड़ी जो है वो ना करो, कि हीट एडिशन जो है वो इधर हो रहा है, दिस इज हीट एडिशन। ठीक है, तो ये हीट सप्लाइड Q1, ठीक है, Q1 इज व्हाट, हीट सप्लाइड। ठीक है, और यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, दिस इज Q2, राइट, दिस इज हीट रिजेक्शन, राइट। तुमको जो वर्क मिलेगा ना, तो वर्क आउटपुट ये है, ठीक है। और फिर ये जो तुम कर रहे हो 4 to 1, 4 to 1 में क्या कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो। तो कंप्रेशन मतलब कि देखो, वर्क आउटपुट मतलब सिस्टम इज वर्किंग, ठीक है, सिस्टम इज वर्किंग ऑन द सराउंडिंग, सो दिस इज बाय द सिस्टम, दिस इज बाय द सिस्टम। और यहां पे जो हो रहा है, यू आर सप्लाइंग द वर्क, ठीक है, तो वर्क इन, सो दिस इज ऑन द सिस्टम, दिस वन इज ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, वो कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी है, समझनी है, तो उस हिसाब से जो है वो आपका काम होगा, क्लियर इतना। सो यहां तक जो है मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हम फर्स्ट लॉ और फर्स्ट लॉ का जो प्रोसेस का जो कंसेप्ट पढ़े हैं ना, फर्स्ट लॉ प्रोसेस और फर्स्ट लॉ साइकिल, उसको जो पढ़े हैं उसको यहाँ पे ध्यान में लेते हैं, राइट। किस तरह से कि हमने देखा था कि भाई फर्स्ट लॉ, यहाँ पे एक स्लाइड पीछे, ये आप देख रहे हो, फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस क्या होता है, दैट इज dq minus dw is equals to du, क्लियर। और फर्स्ट लॉ फॉर द साइकिल इज दिस वन, क्लियर।
तो ये जो कंसेप्ट है उसका यूज करते हैं। तो इस कंसेप्ट का जब हम यूज करेंगे तो पहली साइकिल 1 to 2 के अंदर क्या हो रहा है, हीट सप्लाई हो रही है। हीट सप्लाई हो रही है, कितनी हीट सप्लाई हो रही है, Q1। तो हमने बात की थी जो सप्लाई होता है, ठीक है, इधर देख ले कि जो हीट सप्लाई होती है, हीट सप्लाइड इज पॉजिटिव एंड हीट रिजेक्टेड इज नेगेटिव, ठीक है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम वर्क डन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है इधर, ओके, वो ध्यान में इधर रखना है, उसकी गलती ना हो। ओके, चलो क्या होगा अब, जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो Q1 हीट जो है वो सप्लाई करी आपने, ठीक है, अलग कलर लेते हैं थोड़ा सा तो आपको थोड़ा मज़ा आए देखने में, राइट। चलो, तो हीट सप्लाई हो रहा है, Q1 जितनी हीट सप्लाई हो रही है, ठीक। वर्क जो है वो कितना हो रहा है, वर्क हो रहा है बदले में मान लो कि W12 वर्क तो हुआ, ठीक है, W12 वर्क होगा, राइट। और वहाँ पे जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ना, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, तो वो आएगा कि भाई इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी, पहले U1 थी, बाद में हो गई U2, सो U2 माइनस U1 दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने बात करी थी कि इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो पीवी डायग्राम पे आ जाओ, पीवी डायग्राम पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पहले स्टेट पे इंटरनल एनर्जी U1 है, तो दूसरे स्टेट पे इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी ना भाई, वो हो जाएगी U2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई भी मुझे सवाल पूछ सकता है कि सर ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो हीट, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो जीरो होता है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि वो कहाँ पे होता है, अगर ये आइडियल गैस है, अगर फ्लूइड जो है वो आइडियल गैस है, तभी U1 इज इक्वल्स टू U2 होगा। कौन से केस में, आइसोथर्मल के केस में, ठीक है। अगर आइडियल गैस नहीं है तो फिर डेफिनेटली टेम्परेचर भले ही सेम रहे, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। आई बात समझ में, बिकॉज योर फ्लूइड इज नॉट अ आइडियल फ्लूइड। क्लियर इतना, आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने दे रखी है, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार बुक खोलो, बुक के अंदर आएगा, ठीक है। चलो, तो ये पहली बात हमने की। अब बात करते हैं आगे, दूसरी प्रोसेस के अंदर क्या होगा। दूसरी प्रोसेस में एडियाबेटिक प्रोसेस है ना दोस्त, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो फिर हीट ट्रांसफर तो नहीं होगा ना भाई, हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो जो आपका Q2 वाला जो फॉर्मूला है, मतलब Q विल बी नॉट देयर, ठीक है, Q नहीं होगा फॉर्मूला में, Q नहीं है तो जीरो हीट ट्रांसफर, ठीक है। वर्क डन आएगा 2 to 3, ठीक है। अब 2 to 3 आएगा, लेकिन वो वर्क सिस्टम वर्क कर रही है तो फिर वो इसी तरह से नेगेटिव, क्लियर। और जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो आएगा U3 माइनस U2। इस तरह से हम जो है वो फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इन द थर्ड प्रोसेस क्या होगा, थर्ड प्रोसेस अगेन आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है। अब क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है, कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, Q2, तो वो आएगी नेगेटिव। आई बात समझ में, नेगेटिव, ठीक है। उस दौरान वर्क होगा कितना, 3 to 4, सो U34, ठीक है, तो U34 वर्क होगा, और जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा दैट इज U4 माइनस U3, ओके। एंड इन द लास्ट प्रोसेस इज अगेन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसके अंदर जीरो जो है वो आपकी हीट ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर नहीं होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस है। लेकिन जो वर्क है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है ना, ठीक है। 4 to 1 देखो, 4 to 1 प्रोसेस, Q इन क्या है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो दैट विल बी नेगेटिव वर्क ट्रांसफर। सो 4 to 1 में वर्क ट्रांसफर नेगेटिव है, ठीक है, और आपके पास U1 माइनस U4 आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। अल्टीमेटली जब आप ऐड करोगे ना, ये सारे के सारे इक्वेशंस बन गए ना आपके पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ठीक है, आपके पास 4 इक्वेशन बने। जब आप चारों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी का सम तो जीरो हो जाएगा, और वो होता ही है, क्योंकि हमने बात की थी कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो एक साइकिल में होता है वो क्या होता है, नेट चेंज इंटरनल एनर्जी का जीरो रहता है। क्योंकि जब आप एक साइकिल में काम कर रहे हो, अगेन पीवी डायग्राम पे देखो, जब आप एक साइकिल पे काम कर रहे हो तब क्या होता है, आप एक स्टेट से स्टार्ट करते हो, दूसरे पे जाते हो, तीसरे पे जाते हो, चौथे पे जाते हो, और वापस से उसी स्टेट पे आते हो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी U1 ओनली, तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या,
तब आपको मिलेगा फॉर अ साइकिल योर फर्स्ट लॉ विल बी समथिंग लाइक दिस। उसके अंदर क्या होगा कि जब आप पहले इक्वेशन को ऐड करोगे दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, देन यू विल गेट Q1 माइनस W12। ठीक है, मतलब दूसरी प्रोसेस में तो हीट ट्रांसफर है ही नहीं, सिर्फ वर्क ट्रांसफर है, तो उसको लिख लेते हैं। तो दैट इज माइनस W23, देन माइनस Q2, देन माइनस W34, देन माइनस माइनस प्लस W41 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो सब कुछ 0 होना ही था, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W1 माइनस W2 प्लस W23 प्लस W34 माइनस W41। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो आपको मिला है, यहां से जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा W नेट का। whatever you will get, that is W net, and here you will get Q1 minus Q2 which is heat supplied and heat rejected difference। तो आ गया वही हीट पे इंजन वाला ही आया ना भाई, अल्टीमेटली तो वही आया है, तो वही आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट सिग्मा Q is equals to sigma W। so this is nothing but the first law for a cycle only। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल के बारे में हम इतनी चीज़ बता सकते हैं कि कार्नोट साइकिल जो है वो डेवलप की थी सेडी कार्नोट ने। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ ये समझनी है, उसमें सारी की सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है, मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ठीक है, साइकिल किस तरह से दिखेगी वो हमने बात की। ठीक है, उसके अंदर हीट सप्लाई कहाँ होगा, हीट रिजेक्शन कहाँ होगा, उसके बारे में हमने बात की। याद ये रखना है कि 4 प्रोसेस हैं, 2 आइसोथर्मल है, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि प्रैक्टिकली, ठीक है, क्या ये साइकिल पॉसिबल है? तो जवाब है नहीं। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल साइकिल, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल साइकिल। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। ठीक है, एक ही साइकिल में आप ये चाह रहे हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस भी चाहिए और एडियाबैटिक प्रोसेस भी चाहिए, तो उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उससे जो है आपको एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस और एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेसेस करनी पड़ेगी, जो कि एक ही साइकिल में अचीव कर पाना मुश्किल है। तो कौन सी पॉसिबल है? तो इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है ना, वो पॉसिबल है। उसको बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। क्या बोलते हैं उसको? रैंकाइन साइकिल। वो आप ऑलरेडी मुझे पता है, तब तक आप पढ़ चुके हो। तो रैंकाइन साइकिल में सिर्फ इतना होता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या फिर आइसोबॉरिक प्रोसेस में। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल में जो 2 प्रोसेस आती है वो होती है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और 2 होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकी तो ये थी आपकी इन टोटल कार्नोट साइकिल। ठीक है, और कार्नोट साइकिल में इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन कार्नोट साइकिल का यूज़ कहाँ पे होता है? ठीक है, क्योंकि हमने दिखा तो दी कार्नोट साइकिल ये होता है। कार्नोट साइकिल का यूज़ होता है इंजन बनाने में। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है, बट इंजन बनाने में उसका यूज़ होता है। ठीक है, कौन सा इंजन बनाने में यूज़ होता है? तो उसका यूज़ होता है हीट इंजन को बनाने में। तो यहाँ पे जो मैं फिगर दे रखी है आपके सामने, दैट इज अ फिगर ऑफ अ हीट इंजन। ठीक है, और आई शुड से अ रिवर्सिबल हीट इंजन। दिस इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन, क्योंकि रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के ऊपर बना है, कार्नोट साइकिल पे बना है ना। कार्नोट साइकिल में सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो ये है एक रिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, तो हीट इंजन को डेवलप करने में, हीट इंजन कौन सा डिवाइस है? मैंने जैसे बताया अभी वो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। तो एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस रिवर्सिबल हीट इंजन को बनाने के लिए आपको जो काम आएगा उसको कहते हैं कार्नोट साइकिल। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे, रैंकाइन में कन्वर्ट करोगे, तब आप अगेन जो वो हीट इंजन बना सकते हो, और उससे हमारे स्टीम पावर प्लांट्स चलते हैं। ठीक है, तो स्टीम पावर प्लांट्स रैंकाइन साइकिल के ऊपर चलते हैं। फिर जब कार्नोट साइकिल को आप आगे जाके और मॉडिफाई करते हो, मतलब सब कुछ जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ कार्नोट साइकिल है। ठीक है, कार्नोट साइकिल इज द बेसिक साइकिल, राइट।
बाकी सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन ऑफ कार्नोट साइकिल है। तो ये सारी चीज़ें हमको समझने वाली है। कार्नोट साइकिल इज द आइडियल साइकिल, और ये है आपका हीट इंजन। हीट इंजन की प्रोसेस समझ लेते हैं बस, ठीक है, बाकी सारा डिटेल में नहीं जाना है उसमें। सबसे पहले आपके पास जो है वो पहली प्रोसेस जो आएगी, राइट, वो है हीट एडिशन, ठीक है। तो ये रही हीट एडिशन। तो ये जो मेरा यहाँ पे पॉइंटर है वहाँ पे आपको दिख रहा है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर जो है वो सोर्स के पास जो दे रखा है, और दूसरा हीट एक्सचेंजर यहाँ पे नीचे है वो सिंक के पास दे रखा है, ठीक है। तो जो सोर्स के पास दे रखा है वो आपकी सिस्टम में हीट एडिशन करेगा, Q1 हीट ये दे रखा है, Q1 हीट एडिशन करेगा। तो 1 to 2 प्रोसेस ये रही आपकी, 1 to 2 प्रोसेस हीट एडिशन प्रोसेस। उसके बाद टरबाइन है, तो टरबाइन जो है वो आपको वर्क देगा, दैट इज 2 to 3 प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल, दूसरी प्रोसेस है एडियाबेटिक। तो ये रहा टरबाइन वाली प्रोसेस, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आपको WT जो मिलेगा दैट इज योर वर्क, जो आपको आउटपुट में मिला है, ठीक है, वर्क आउटपुट। उसके बाद क्या होगा कि आप जो आगे बढ़ेंगे और आपको मिलेगी अगली प्रोसेस, ठीक है, दैट इज आपकी 3 to 4 प्रोसेस। 3 to 4 प्रोसेस इज योर हीट रिजेक्शन। सो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन यहाँ पे होगा, सिंक को आप हीट दे देंगे और बाद में आप आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे एक पंप मिलेगा जो पंपिंग करेगा, दैट इज एडियाबेटिक पंपिंग और एडियाबेटिक कंप्रेशन। अगर आपका जो फ्लूइड है, मतलब जो फ्यूल है, वो अगर इट इज गैस तो वहां पे आपको कंप्रेसर लगेगा, अगर वो लिक्विड है तो आपको पंप लगेगा। आई बात समझ में? चलो, तो यहाँ पे जो है वो पंप आएगा और पंप से वर्क होगा, दैट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, और उसके बाद आपको वापस से हीट एक्सचेंजर के अंदर जाना पड़ेगा। तो साइकिल इस तरह से रिपीट होती जाएगी, एंड दैट्स व्हाई इट इज साइकिल। और यहाँ पे आप पंप में वर्क दे रहे हो, टरबाइन से आपको वर्क मिल रहा है, इसलिए लिखा है W net, ठीक है। क्या लिखा है इधर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखा है ना W net इज इक्वल्स टू, एक मिनट जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। सो W net इज इक्वल्स टू WT माइनस WP। WT मतलब कि टरबाइन का आउटपुट माइनस पंप का आउटपुट, ठीक है, वो है आपका नेटवर्क आउटपुट। क्लियर इतना? तो इस तरह से हमने जो है वो समझा कि किस तरह से कार्नोट साइकिल होती है। हमने ये भी समझा कि रिवर्सिबल हीट इंजन जो है वो कार्नोट साइकिल के ऊपर कैसे काम करता है, और उसकी इफ़िशियंसी जो है उसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो। इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन इज नथिंग बट 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है, इस तरह से जो आप दे सकते हो। तो वो आपको जो है वो ध्यान में रखना है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो समझने में आसान है, तो इस तरह से हम उसको समझेंगे। सो दैट इज़ फॉर दिस लेक्चर। हम अगले लेक्चर में अगला टॉपिक देखते हैं।